गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्तम मोदी है और मैं आज इस चैनल एजुटॉकिक मोदी चैनल पे आज अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत की सबसे बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊँगा कि संस्कृत क्या होती है, संस्कृत कैसे बनी है, संस्कृत का आगमन क्या है, संस्कृत का पूर्णतः बेसिक चीज़ मैं आपको सब इसी लेक्चर में बताऊँगा। और फिर मैं संस्कृत इसीलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये संस्कृत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि आजकल ये क्या है कि लोग आज इंग्लिश के पीछे भागे हैं, तो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को भूल चुके हैं और संस्कृत को पूरी तरह से त्याग कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं संस्कृत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मेरा संस्कृत का सबसे पहला लेक्चर है और मैं आज आप लोगों को संस्कृत की बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊंगा। और संस्कृत की बेसिक से बेसिक चीज़ में आती है आपकी संस्कृत वर्णमाला। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं इंग्लिश में आपका अल्फ़ाबेट रहता है, फिर इंग्लिश में आपका सबसे बेसिक चीज़ रहता है अल्फ़ाबेट, और हिंदी में आपका सबसे बेसिक से बेसिक चीज़ है वर्ण। और उस वर्ण से ही हम लोग वर्ण से हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्द से फिर हम लोग वाक्य बनाते हैं। उसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। उसी तरह संस्कृत में भी बेसिक से बेसिक चीज़ है वर्ण। क्या है संस्कृत का बेसिक से बेसिक चीज़? वर्ण। अब वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उपयोग हम शब्द के निर्माण में करते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उपयोग हम शब्द के निर्माण में करते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण में आपका आ जाएगा स्वर आ जाएगा और व्यंजन आ जाएगा। अब संस्कृत वर्णमाला में आपका स्वर आ जाएगा और व्यंजन आ जाएगा। अब जब हम लोग दो या दो से अधिक वर्ण को जोड़ के एक शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, उस फेनोमेनन को हम लोग संस्कृत वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला क्या है? वह प्रोसेस जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक वर्ण को जोड़कर एक शब्द बनाएं। तो उस टाइम पे जो शब्द का जो एक साथ मिला हुआ स्ट्रक्चर रहेगा उसे हम संस्कृत वर्णमाला कहते हैं। एक बार मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि संस्कृत वर्ण और संस्कृत वर्णमाला क्या होता है। वर्ण होता है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका प्रयोग हम शब्द बनाने में करते हैं। अब संस्कृत वर्णमाला जब एक या एक से अधिक वर्ण को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं तो वो जो शब्द का स्ट्रक्चर रहता है, जिस स्ट्रक्चर से शब्द जुड़ते हैं उसे हम संस्कृत वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे आपके पास है राम, तो राम को अगर हम लोग तोड़ेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा आपके पास र हलंत जोड़ आ जोड़ म हलंत जोड़ अ। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग के पास कि सारा स्वर और व्यंजन प्लस वाले स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग संस्कृत वर्णमाला कहते हैं। खैर संधि विच्छेद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं वो भी बताऊँगा। तो अब हम लोग आते हैं संस्कृत वर्णमाला पे। अब संस्कृत वर्णमाला को दो भाग में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को संस्कृत में लोग बोलते हैं स्वराहा। क्या बोलते हैं? स्वराहा। इसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है स्वराहा। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। और वही व्यंजन को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं व्यंजनानी और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो वोवेल्स में क्या आ जाएंगे? ए ई आई ओ यू। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट की बात करें तो उसमें आ जाएंगे ए ई आई ओ छोड़ के जितने भी 21 अल्फ़ाबेट है सब कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे। उसी तरह आपके पास जो अ ई उ री आ ई उ ए ये सब जो होते हैं वो स्वर होते हैं। और क ख ग घ अंगा से ज्ञ तक वो आते हैं आपके व्यंजन में। सेम उसी तरह संस्कृत में भी है कि अ या अ आ वो सब स्वर में आ जाएंगे और व्यंजन में आ जाएंगे आपके क ख ग। ठीक, अब स्वर को भी दो पार्ट में बांटा गया है, ह्रस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा। क्या है? शॉर्ट वोवेल्स, लॉन्ग वोवेल्स। अब आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे वोवेल्स और सेमी वोवेल्स। अब ये शॉर्ट वोवेल्स, लॉन्ग वोवेल्स क्या है वो बता देता हूँ। ह्रस्व स्वरा ऐसे स्वर है, ऐसे वोवेल्स है जिनका प्रोनाउंसिएशन एकदम छोटे टर्म में हो जाता है। मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा देर तक खिंचाता नहीं है, एक झटके में बोल दिया है। जैसे अगर हम लोग बोले ई तो एक झटके में ई बोला गया। इसमें कोई ज़्यादा देर तक कोई इंटरवल या कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा खिंचाव भी नहीं हुआ, इसलिए इसको शॉर्ट वोवेल्स कहेंगे। मतलब जो शॉर्ट टाइम में बोला जाए, एकदम बिना एकदम झटके से।
और वही लॉन्ग वोवेल्स है जिसमें झटका ना ही हो, वही लॉन्ग वोवेल्स जिसमें एक लंबे समय का गैप हो। मतलब अगर हम लोग अब लंबे समय बोले हैं तो इसका मतलब नहीं 10 मिनट 5 मिनट, इसमें भी सेकंड में ही हो जाता है, 1-2 सेकंड में, लेकिन इसमें खिंचाव आता है। जैसे अगर हम लोग बोले आ ई, तो इसमें देखते हैं मेरा वर्ड जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो मेरा खिंचा रहा है आ, तो इसमें अ का जो खिंचाव हुआ इसके कारण ये दीर्घ स्वरा में आया। अब हर्षोस्वरा के कितने 5 स्वर आते हैं। हर्षोस्वरा में 5 स्वर आते हैं। कौन कौन से? अ ई उ री री। कौन कौन से? अ ई उ री री। एक बार फिर से अ ई उ री री। इसमें देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं इसमें कोई खिंचाव नहीं आ रहा है। जैसे बोल रहा हूँ अ, तो इसमें कोई कहीं खिंचाव नहीं है। ई कहीं खिंचाव नहीं है। उ कहीं खिंचाव नहीं है। री कहीं खिंचाव नहीं है। री कहीं खिंचाव नहीं है। तो ये बिना खिंचाव वाले स्वर है जिसके कारण हम लोग इन 5 स्वर को हर्षोस्वरा में डालते हैं। ठीक, वही दीर्घ स्वरा बोले तो जो लंबे समय के लिए खिंचाव में जाता हो। अब लंबे समय का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मिनट में आप मिनट या घंटे में नहीं समझ में, लंबे समय सेकंड में ही रहेंगे, लेकिन इसमें खिंचाव होता है। इसके कंपेरिजन में क्या कर रहे हैं, अगर जब हम लोग इन स्वरों को इन स्वरों से कंपेयर करते हैं तो इसमें टाइम इससे ज़्यादा लगता है बोलने में, इसके कारण इनको दीर्घ स्वरा में डाला जाता है। अब देख रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं आ, तो देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ तो इसमें प्रोनाउंस करते वक्त इसमें खिंचाव आ जाता है आ, तो खिंचाव आ रहा है आ। उसी तरह ई उ री ए ओ औ, तो ये सब जो वर्ण है, ये सब जो स्वर है वो दीर्घ स्वरा में आते हैं। तो क्या है, एक बार फिर से स्वरा के 2 पार्ट है, हर्ष स्वरा और दीर्घ स्वरा। हर्ष स्वरा में कितने 5 पार्ट है, अ ई उ री री, और दीर्घ स्वरा में आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, तो स्वर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग व्यंजनानी पे आए तो व्यंजनानी क्या है? व्यंजनानी हम लोग जानते हैं बहुवचन में है। आप लोग जानते होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होता है, और हिंदी में बात करें तो एक वचन होता है और बहुवचन होता है। मतलब जब बहुत सारा वर्ण आए, बहुत सारा वर्ण आके एक साथ में ग्रुप बनाए तो वो बहुवचन में आ जाए, क्योंकि बहुत सारा है। यहाँ पे 1 2 से अधिक है, 2 से अधिक वाले बहुवचन में आते हैं। और हम लोग जानते हैं कितने हैं इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, तो ये तो 1 से 2 से अधिक है, इसलिए इनको बहुवचन में बोला गया है। व्यंजनानी क्या है? बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। खैर, प्रथम पुरुष बहुवचन ये सब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि क्या होते हैं शब्द रूप, धातु रूप, वचन, लिंग, विभक्ति, यही सब मैं आगे बताऊंगा। आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को अर्जेंट में जल्दी समझना है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा। खैर, अब हम लोग आते हैं व्यंजनानी पे। क्या होते हैं व्यंजनानी में? जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में व्यंजन के बहुत सारे वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ वर्ण, ऊष्मा वर्ण। अब ये सब क्या है? ये सब अलग अलग वर्ग है। वर्ग मतलब ग्रुप, डिवीज़न। जब हम लोग व्यंजन को हम लोग तोड़ते हैं, जब बांटते हैं तो वो अलग अलग वर्ग में बट जाता है, अलग अलग ग्रुप में बट जाता है। तो उसको जब हम लोग तोड़ दिए तो कितने वर्ग में आया? क वर्ग में, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ वर्ग और ऊष्मा वर्ग। तो इतने वर्ग है अब हम लोग को। ठीक है, ऊष्मा का मतलब वैसे हीट भी होता है, लेकिन यहाँ पे हीट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क वर्ग में। क वर्ग में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे हम लोग जानते हैं क ख ग अंगा तो वही हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ विशेष है। क्या स्पेशल है कि इसमें सब सारे वर्ण के बाद हलंत लगेगा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन बोला गया है तो यहाँ पे स्वर का कुछ रोल नहीं है। एक और चीज़ स्वर और व्यंजन में डिफरेंस बता देता हूँ कि स्वर्ग ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रहते हैं, जो बाध्य नहीं रहते, जो स्वतंत्र रहते हैं। मतलब वो खुद आज़ादी से बोले जा सकते हैं, मतलब उनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो बहुत पावरफुल होते हैं। आप स्वर को बिना किसी के हेल्प के आप बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन को जब आप प्रोनाउंस कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा जब व्यंजन का, तो उस टाइम पे वो बाध्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वर के साथ जुड़ना पड़ता है ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन हो पाए। बिना स्वर के साथ जुड़े उनका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, अपना कोई उनका आत्मचरित्र नहीं है, तो वही वो उतना पावरफुल नहीं है। तो सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं बता देता हूँ कि इसमें हलंत का उपयोग है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़े, अब इनका आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे
अब क्या आधा क को कोई प्रोनाउंस कर सकता है क्या? क हलंत को भी कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। खैर ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता। अगर आप बोलिएगा क, तो क में अगर आप बोले क तो क हो जाता है क हलंत जोड़ अ, और आप क हलंत का कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। आप जब भी बोलिएगा यही बोलिएगा क हलंत। तो बस जब हम लोग व्यंजन का बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हलंत आएगा, उसमें हलंत को बिना हटाए आप नहीं लिख सकते, तो फिर वो स्वर और व्यंजन का कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, अंग हलंत। तो ये आ जाएंगे क वर्ग में। च वर्ग में च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत और इया हलंत, ठीक। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न और सबके अंत में हलंत, ठीक है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और फिर हलंत वाला। फिर उसी तरह प वर्ग में प, फ, ब, भ, म और फिर हलंत। अब अंतस्थ वर्ण जो होते हैं, अंतस्थ वर्ग होते हैं, ये होते य, र, ल, व और फिर सब में हलंत होते हैं। य, र, ल, व हलंत वाले, और ऊष्मा वाले होते हैं आपके श, श, स, ह, ठीक है। तो ये 3 तरह के श होते हैं। कौन कौन से श होते हैं? दंत श, फिर मूर्धन श और एक तीसरा तालिब श। तो ये 3 तरह के श होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और एक चौथा है ह। तो ऊष्मा में 4 वर्ण होते हैं, श, श, स, ह। अब हम लोग जानते हैं, अब इसमें एक और तरह के व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, जो किसी 2 व्यंजन और एक स्वर को जोड़ करके जब कोई व्यंजन बने तो उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होता है इसमें? संयुक्त होता है उनका। संयुक्त मतलब होता है जोड़, ठीक। तो ये आप लोग जानते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष बोले तो इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप धीरे धीरे करें तो आप इसमें कौन कौन से व्यंजन और स्वर जुड़े हुए हैं वो आप आराम से इसका अंदेशा लगा सकते हैं। जैसे क्ष, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें क्ष, तो इसमें आता है पहले क, फिर श, फिर अ, ठीक। तो क्ष का बात यही है, क, श और अ। तो क्ष किससे बने हैं? क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ। उसी तरह त्र, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। अब उसी तरह ज्ञ का बात करें तो ज हलंत जोड़ इया हलंत जोड़ अ। तो सेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आगे है मात्रा अवबोधनम। अब सोच रहे होंगे क्या है इतना बड़ा बड़ा चीज़, मात्रा अवबोधनम। तो हम लोग मात्रा का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग को लिखना है सीता, तो सीता में ये जो छोटी ई का उपयोग हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं मात्रा। तो छोटी ई को हम लोग कैसे लिखते हैं? इससे डिनोट करते हैं। तो बस यही होता है मात्रा अवबोधनम। तो अब आते हैं, देखिए अब बात करें अ का, तो अ में क्या किया है? डैश दे दिया, मतलब कुछ नहीं। अ मतलब कुछ नहीं। अगर हम लोग बोले राम, तो अगर हम लोग को राम में म में अगर अ लगाना है तो कुछ नहीं, राम, म का म लिख देंगे, बस हलंत हटा देंगे तो हो गया। उसी तरह आ में एक आकार जुड़ जाएगा, ई में छोटी ई में हर्षही वाला मात्रा, दीर्घही में ये, हर्षहु में, दीर्घहु में, ठीक। फिर री में एक नीचे वाला र हो जाएगा, और फिर वही री का बात है तो ये डबल हो जाएगा। ए में कोई एक चोटी, ए में 2 चोटी, ओ में आकार और ऊपर उसके ऊपर एक चोटी, औ में फिर एक आकार उसके ऊपर डबल चोटी, अंग में कुछ नहीं, ऊपर में एगो नौ लगा देंगे, चंद्रबिंदु नहीं, सिर्फ बिंदु, अनुस्वार। फिर अह में विसर्ग हो जाएगा, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्ग, ठीक। अब यहीं पे बताया, एक एग्जांपल दिया है, वर्ण के साथ अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे अगर हम लोग बोले कि काबा, क्या बोले अगर हम लोग? छोड़िए, कब बोलिए, कब में अगर बोला जाए कि दोनों में आ का उपयोग कीजिए तो क्या हो जाएगा इसमें? क हलंत जोड़ आ, ब हलंत जोड़ आ, तो हो जाएगा आपका काबा। और काबा होता है मुस्लिमों के तीर्थ स्थल का एक स्थान होता है, ठीक है। उसी तरह एक एग्जांपल देते हैं री का बोला पित्रो देवा नमः। क्या बोला आपको? पितरो देवा नमः, तो इसमें तो री का कहीं उपयोग नहीं हुआ। तो इसी का हम लोग दूसरे विभक्ति में आ जाए तो होता है पितरी, ठीक।
क्या होता है आपका पितरी। तो इसमें ये इस री का उपयोग हुआ है, ये भी पिता शब्द रूप में आता है, आपका शब्द रूप धातु रूप का ही कंसेप्ट है। तो वही पितृदेवो नमः, उसमें पितृ शब्द रूप आता है। तो देख रहे हम लोग री का उपयोग हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट किया हूँ, इसमें री का उपयोग हुआ है और यही शब्द रूप धातु रूप का कॉन्सेप्ट है। फिर से बोल रहा हूँ, शब्द रूप धातु रूप का कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। संस्कृत अगर पढ़ना है तो उसमें मेन चीज़ होता है आपका शब्द रूप धातु रूप। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में सोचता हूँ, देखता हूँ पॉसिबल होगा तो उसी पे बना दूंगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज कुछ करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए क्या है, अगर रू है तो र हलन जोड़ ऊ, बड़ी रू है तो र हलन जोड़ बड़ा ऊ, धा है तो ध हलन जोड़ आ। उसी तरह अगर हम लोग इसमें किए शे तो इसमें करेंगे श हलंत जोड़ ए। ठीक, अगर वही अगर शय रहता तो ये ए हो जाता। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड वाले पे आते हैं। क्या बोल रहा है, त हलन जोड़ आ। तो इसको त हलन जोड़ आ क्या होगा आपका, त हो जाएगा। ठीक, अब त हलन जोड़ आ त हो गया। फिर त हलन जोड़ र हलन जोड़ आ, ये हम लोग पढ़े थे, क्या था, त्र था। तो तत्र, देखिए तत्र का मतलब क्या होता है संस्कृत में, वहाँ, देयर। उसी तरह आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तरह नेक्स्ट में आते हैं। चलिए अधुना का लिखा है अपई, हम एक बता देता हूँ मैं, एवं का बता देता हूँ। एवं का क्या है, देखिए एवं का हो जाएगा आपका ए जोड़ व हलन जोड़ अ जोड़ म हलन जोड़ अ, सॉरी म हलन जोड़ अ नहीं रहेगा, क्योंकि एवं में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में म हलंत ही है। ठीक है, तो म हलंत तो लास्ट में क्यों रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, देखिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस दिया हुआ है देखिए कि कुछ ऐसे वर्ड हैं उनका विच्छेद किया हुआ है। जैसे अगर बोले ध्य तो द हलन जोड़ य हलन जोड़ अ, श्र हलन जोड़ र हलन जोड़ अ, ह्र। जैसे हर्षस्वरा में इसका यूज़ हुआ था ह्र, तो वही ह्र क्या है, ह हलन जोड़ र हलन जोड़ अ। उसी तरह री, ह हलन जोड़ री। उसी तरह नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, आम्रम। क्या बोल रहा है, वर्ण विन्यासम कुर्वन्तु। इसमें क्या करना है, वर्ण विन्यास करना है। जैसे राष्ट्रम है तो उसी तरह लिखिए राष्ट्रम। ठीक, कैसे लिखा है मैंने, राष्ट्रम में राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि छोड़िए हटाइए। तो उसी तरह आप लोग को करना है कि वही करना है। आम्रम है तो अ जोड़ म हलंत जोड़ र हलंत जोड़ म हलंत, आम्रम हो गया। उसी तरह राष्ट्रम की जगह भ्रमति। एक बता देता हूँ डमरू का, तो एक बता देता हूँ डमरू का, ड हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ बड़ी ऊ। ठीक, तो इस तरह इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग बोलिएगा। ठीक, तो यही है आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला में, बस इतना ही था और कुछ नहीं था, बस और थोड़ी मोड़ी चीज़ें तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ डाउट होगा तो आप फिर से समझ सकते हैं। तो थैंक यू। आप मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक है, तो होप ये वीडियो आप लोग सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू।